देखो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे समझना क्या है। अल्टीमेटली अगर पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, अकाउंट ये क्या है, आउटगोइंग पार्टनर है, तो अगर पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोगों को समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत समझते रहते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर सम्स में मूव कर जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों को फर्स्ट 2 पेज ना ब्लैंक दिया है तो उसमें चाहे तो तुम लोग यही सब चीज लिख सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो इन सच सर्कमस्टांसेस उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो हमें ये समझना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। तो इसमें अपने आ जा रहा है, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ रहे हैं। एग्जाम्पल 1, केस 1 लिख ले रहे हैं और उसके अंदर एग्जाम्पल्स ले लेंगे। सपोजिंगली पहले केस 1 लिख लेते हैं। व्हेन पार्टनर रिटायर्स, व्हेन पार्टनर रिटायर्स बस इतना लिख के छोड़ दे, मतलब कुछ नहीं बताए वो अपना हिस्सा किसको कितना दे के जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है वो रिटायर करेगा तो उसका जो हिस्सा होगा वो किसी को दे के जाएगा ना। तो जो अदर पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है दे विल गेन, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली कुछ बोला नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ दिया है। तो इन सच अ केस क्या होगा, इन सच अ केस देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोजिंगली मेरे पास ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, एंड सपोजिंगली बी रिटायर्स। तो इन सच सर्कमस्टांसेस अगर हम बोलते हैं कि सही सर न्यू PSR क्या होगा, तो न्यू PSR किसके बीच में होना चाहिए, A और C के बीच में। तो न्यू PSR क्या होगा पता है, सिंस और कुछ नहीं बोला है, सिंपली ये बोला है बी रिटायर्स, तो इसका मतलब A और C के बीच में जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 2:1, राइट ना। 4:2, दैट इज 2:1, एंड ये 2:1 है, यही क्या होगा, यही तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और यही तुम्हारा गेनिंग रेशियो भी होगा। सिंस इन रिटायरमेंट जो पार्टनर रिटायर करता है वो अपना हिस्सा देख के जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स को, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर विल, उनको एक्स्ट्रा मिलता है, दैट मीन्स दे विल गेन। तो यहां पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना रहता है। और गेनिंग रेशियो निकलता कैसे है, अगर हम गेनिंग रेशियो निकालने की बात करें तो गेनिंग रेशियो मतलब होता है अभी आपको ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था। तो इसका मतलब आप बोलोगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ यू वांट यू कैन यूज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऑल्सो, बट अगर वो नेगेटिव आता है दैट मीन्स यू आर गेनिंग, पॉजिटिव आता है तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आपको गेन ही चाहिए तो न्यू माइनस ओल्ड करो, ये पॉजिटिव आता है दैट मीन्स यू आर गेनिंग, और अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स यू आर सेक्रीफाइसिंग, राइट। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए यू मे यूज दिस फॉर्मूला। तो इसमें तो डायरेक्टली ले सकते हो और इसमें सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व दूसरे सम्स के थ्रू करेंगे। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, A:B:C, 4:3:2, B retires, A and C decided to share equally in future। आपको न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो निकालना है, ट्राई करो एक बार। ओके यहाँ पे अगर हम न्यू PSR की बात करें तो न्यू PSR क्या होगा, देखो सम साफ साफ बोल दिया है, A and C दैट आर रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, दैट मीन्स तुमको न्यू रेशियो तो सम ही बता दिया है, राइट ना। न्यू रेशियो इज व्हाट, न्यू PSR इज 1:1। और अगर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो A और C के बीच में निकलेगा, जो शायद तुम लोग कैलकुलेट किया होगा, ये हम नहीं कैलकुलेट कर रहे। जल्दी से आंसर बताओ।
1:5, ठीक है ना? ये नहीं आ रहा है ना 1:5। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। A:B:C, 5:3:2, B retires, A and C decided to divide B's share equally। इसमें भी आपको न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो निकाल के देना है, क्योंकि चेंज इन पीएसआर मतलब ही हुआ रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिए एक बार ट्राई करिए। देखो इस तरीके के सब में क्या करोगे, इसमें ए एंड बी ने ये नहीं बोला है कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का इक्वल है, जैसे सेकंड एग्जांपल में बोला था। इसमें बोल रहा है बी का जो भी हिस्सा होगा वो हम लोग इक्वली लेंगे। तो पहली बात आती है कि बी का हिस्सा है कितना, 3/10, राइट? बी शेयर इज 3/10। बी का शेयर 3/10 है। इस 3/10 शेयर को ए और सी क्या कर रही है, ए बोल रहा है इसका हाफ हम लेंगे, सी बोल रहा है इसका हाफ हम लेंगे। तो अगर ए को हम दे और सी को हम दे तो ए को कितना देंगे, 3/10 का हाफ, एंड सी को कितना देंगे, 3/10 का हाफ। दैट मीन्स वी कैन से हम पे इन लोगों को कितना कितना देने वाले हैं, 3/20 एंड 3/20। यही तो है। अगर हम बात करें कि सर गेनिंग रेशियो क्या है, तो दिशा गेनिंग रेशियो क्या है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो तो 1:1 है, कैलकुलेट करने की दरकार नहीं है। गेनिंग रेशियो इज 1:1, पहले से पता था क्योंकि उन्होंने इक्वली डिसाइड किया था कि इक्वली डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आती है न्यू पीएसआर क्या होगा। तो अगर आप न्यू पीएसआर निकालने जाते हो तो ए के पास पहले से कितना हिस्सा था, 5/10 प्लस एक्स्ट्रा कितना आया, 3/20। सी के पास पहले से कितना था, 2/10 प्लस एक्स्ट्रा कितना आया, 3/20। सॉल्व दिस, यू विल गेट द न्यू पीएसआर 13:, देखो चेक करो 13:7 है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ केस 2। रिटायरिंग पार्टनर surrendering some part from his share। रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम वर्ड का गेम है। एग्जाम्पल 4, A:B:C, 5:4:3। A retires, surrendering 3/12 from his share to B and remaining to C। रिमेनिंग सी को दे रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे पहली बात यहां फ्रॉम वर्ड यूज किया था। अपने बात करेंगे भाई ए के पास कितना शेयर था, तो ए के पास 5/12 था, जिसमें से उसने 3/12 किसको दे दिया, बी को। और अगर 3/12 उसने बी को दे दिया तो उसके पास अब बचा कितना देने के लिए, 5/12 माइनस 3/12 फ्रॉम था, इसलिए 5/12 माइनस 3/12 कितना बचा, 2/12। ये 2/12 उसने किसे दिया, ए को। कहां से दिया, ये तो रिटायर कर रहा है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे अगर हम तुमसे पूछे विश्वकांत कि गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2, जितना जो गेन कर रहा है उसका रेशियो निकाल दो। यहाँ रेशियो 3/12 और 2/12 का जो रेशियो होगा दैट विल बी द गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स गेनिंग रेशियो इज 3:2। चलो गेनिंग रेशियो तो हमें पता चल गया 3:2 है। अब हम न्यू पीएसआर की बात करते हैं। तो न्यू पीएसआर में आप क्या करने वाले हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी के पास पहले कितना था, बी के पास पहले था 4/12, एक्स्ट्रा उसे मिला 3/12। सी के पास पहले कितना था 3/12, उसे एक्स्ट्रा मिला 2/12। एंड जो ये अब अमाउंट आने वाला है, जो रेशियो आने वाला है, दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 7/12 एंड 5/12। मतलब रेशियो विल बी 7:5। न्यू पीएसआर इज 7:5 एंड गेनिंग रेशियो इज 3:2। अब लास्ट एक केस में आप चेंज इन पीएसआर के लिए, चेंज इन सॉरी केस 3, केस 3 में अगर हम जाते हैं तो केस 3 में हम लोग क्या समझ रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर सरेंडरिंग सम पार्ट ऑफ हिज शेयर। तो यहां पे पूरा गेम, जैसे मैंने इसके पहले बोला पूरा गेम फ्रॉम वर्ड का है, यहां पे पूरा का पूरा गेम ऑफ वर्ड का है। ऑफ मतलब वो आपको कुछ परसेंटेज दे रहा है, और फ्रॉम मतलब वो एक वैल्यू दे रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली माइनस किए थे, डायरेक्टली प्लस किए थे। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वो तुमको ऑफ दे रहा है, मतलब एक रेशियो टर्म में वैल्यू दे रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लो जल्दी से। A:B:C, 4:3:3, C retires, surrendering 2/5 of his share to A and remaining to B. Find new profit sharing ratio and gaining ratio. इसमें भी एक बात समझ लो, यहां पे ये बोल रहा है, अगर मैं आपको बोलता हूं ऑब्वियस बात है कोई चीज 100% ही होगी ना, मैं बोलता हूं मैंने जो भी मेरे पास है उसका 60% कुशल को दे रहा हूं, और जो बैलेंस बचेगा वो त्रिशिर को दे रहा हूं, तो त्रिशिर को कितना दिया जा रहा है 40%। तो यहां पे बोल रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर उसने किसे दिया, ए को दिया, तो उसने बी को कितना दिया होगा, उसने बी को दिया होगा 3/5 ऑफ हिज शेयर, राइट। अब चलिए गेनिंग रेशियो निकालिए एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। दैट इज द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो ऑब्वियस बात है, वो जो प्रपोर्शंस में डिवाइड करेगा वही तो गेनिंग रेशियो होगा, एंड द डिवाइड करने के लिए प्रपोर्शन है 2/5 एंड 3/5, तो गेनिंग रेशियो शुड बी 2:3। गेनिंग रेशियो तो यही होगा ना, यस दिया हुआ है देख, 2/5 ऑफ हिज शेयर टू ए एंड 3/5 ऑफ हिज शेयर टू बी। अरे तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग 2/5 अगर है तो ऑब्वियस सा बात है 2/5 है, तो टोटल उसके पास कितना होगा 1 होगा ना, तो उसमें से 2/5 दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 3/5। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो सेक्रीफाइस, यहाँ गेनिंग रेशियो तो ऑब्वियस सा बात है वो 2/5 सरेंडर कर रहा है और 3/5 सरेंडर कर रहा है, किस किस को, बी एंड सी को, नहीं ए एंड बी को ना, हाँ। तो गेनिंग रेशियो तो अपना क्या होगा, गेनिंग रेशियो तो 2:3 ही होगा, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग न्यू पीएसआर। और अगर हम लोग न्यू पीएसआर की बात करें तो यहां पे ध्यान दो, रिटायर कौन किया है, तो सी का हिस्सा कितना है 3/10। ये क्या बोला सी, हम अपने हिस्से का 2/5 किसे देंगे, ए को। और इसका मतलब अगर हम अपने हिस्से का 2/5 मतलब 40% होता है, 2/5 तो देखो 40% होता है, 40% अगर मैं ए को दे दूं तो बचा मेरे पास कितना 60%।
जो हम किसको देंगे, बी को देंगे। यानी यहाँ पे 2/5 के टर्म में ही जाओ, 2/5 अगर ए को दे रहे हैं तो 3/5 बी को देंगे। तो 2/5 ए को दिया जा रहा है, 3/5 बी को दिया जा रहा है, और हिस्सा था 3/10, 3/10 का 2/5 मतलब कितना आ जा रहा है 6/50। एंड बी के पास बात करें तो 3/10 का कितना 3/5, दैट कम्स टू 9/50। ठीक है, इतना ही तो गेन हो रहा है। अगर तुम अब इससे भी गेनिंग रेशियो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 6:9 इज द गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:3, है ना। अब आप आ जाओ, इतना इतना इन्हें मिला। तो अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो ए के पास पहले से था 4/10 प्लस एक्स्ट्रा मिला 6/50, बी के पास पहले से था 3/10 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला 9/50 ना, 9/50। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 13:12। और ये सब बेसिक बेसिक चीज तो हम जनरली सोचता सबको आता होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग गलती कर रहे हैं इतना। जनरली हम मान के चलता है ये सब हम थोड़ा सा रफली पढ़ा देता है कि हमको लगता है ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तुमको तो आता ही होगा। कुशल को तो बहुत अच्छे से आता होगा, मैथ्स का चैंपियन है। अच्छा चलो, पीएसआर में तो यही है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, पीएसआर के बाद तुम लोगों के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दैट इज ऑब्वियस, सा बात है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर विच स्टैंडर्ड, एज पर एएस 26। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते समय सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इफ गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एंड दैट इज नॉन परचेज गुडविल, तो इन सच अ केस दैट शुड बी इमीडिएटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। तो सबसे पहला काम, आपको अगर गुडविल दिखाई दे और जब तक ये ना बोले कि ये परचेज गुडविल है, तो मान के चलोगे वो नॉन परचेज गुडविल है, ठीक है, और उसको बुक से हटा दोगे। सेम चीज तुम लोग एडमिशन में करते थे। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रीटमेंट अपने ये करने वाले, राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल, राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे, एंट्री क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, यहां पे रिटायरमेंट है, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। एंड क्वेश्चन कम्स टू इन विच प्रॉफिट, इन विच रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल राइट ऑफ कर दिए। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ सच गुडविल, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। इसमें एडमिशन की तरह एक्स्ट्रा 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 ट्रीटमेंट नहीं होते हैं गुडविल के। इसमें बेसिकली एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो क्या है भैया, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको इसका हिस्सा दे दो। तो उसको अगर आप उसका हिस्सा दोगे तो ऑब्वियस आप, तो उसके कैपिटल को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट किससे करोगे, जो लोग गेन कर रहे हैं। एंड जो लोग गेन कर रहे हैं वो कौन से पार्टनर मोस्टली जनरली होंगे, दैट आर रिमेनिंग पार्टनर्स, जनरली रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री नॉर्मली करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो यही होती है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेदर इट्स एन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, व्हाटएवर। ऑलवेज कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे आपने क्या कर रहा है, नेक्स्ट लिख लो, टू प्रोवाइड रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है। तो इन सच अ केस हम एंट्री क्या करने वाले हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया, एंड एंट्री शुड बी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे रिमेनिंग पार्टनर्स का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स, एंड रिटायरिंग पार्टनर्स का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंड ये जो एंट्री आप पास करते हो, इन गेनिंग रेशियो पास करते हो, विथ किस अमाउंट से पास करते हो, विथ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल।
रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल से ये एंट्री पास की जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपने एक कर ही लेते हैं पहले। ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस इतना ही ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज दिस मच ओनली, और कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो इसका। बैलेंस शीट गिवन है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1:1 है। बी रिटायर कर रहा है, गुडविल बुक्स में है 60,000। सब मेंशन कर दिया, इट्स अ परचेज्ड गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म परचेज गुडविल मतलब हम किसी का नाम यूज कर रहे होंगे, लेकिन हमारा खुद का भी गुडविल बना हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। पास जर्नल्स, यहां पे भी हिडन गुडविल का केस होता है जो मैं सम्स के थ्रू करवाऊंगा। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड जल्दी से अपने आप पास करो। अच्छा देखो, सिंस इट्स अ परचेज गुडविल अपने इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, देखो ध्यान रखना ये गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड को कभी भी परचेज गुडविल से रिलेट मत करना, क्योंकि परचेज गुडविल मतलब होता है आप किसी दूसरे का नाम यूज कर रहे हो, और किसी दूसरे का नाम यूज कर रहे हो तो वो तो बेसिकली ऑलरेडी गुडविल बुक्स में दिख रहा है, तो उस गुडविल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट है ना, तो इसका मतलब अब बात कर रहे हैं कि भाई बी रिटायर कर रहा है तो उसको उसका हिस्सा दे देते हैं, तो देने वाले कौन होंगे, ए और सी। तो ए's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल, एंड द अमाउंट कितना होना चाहिए। यहां पे गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सर क्या है, कुछ बोला नहीं है, तो 1:1 इज द गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ए एंड सी उनके बीच में रेशियो क्या है 1:1, वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो में बटेगा और कितना अमाउंट बटेगा, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे सर 1,20,000 फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल है, उसका हिस्सा कितना है 1/3, मतलब कितना हो गया 40,000, इधर बांट देंगे 20,000 20,000। तो दिस शुड बी द जर्नल एंट्री, राइट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद। नेक्स्ट पार्ट इज revaluation of assets and liabilities। इसमें कुछ भी नहीं सीखना है तुमको, ये सेम एज एडमिशन होगा, ठीक है। बस एक चीज तुम लोग ध्यान रखना जो हम हमेशा पहले बता देता है, हमेशा ध्यान रखना गिवन बैलेंस शीट के जो पार्टनर्स होते हैं ना, मतलब सम्स में जो बैलेंस शीट गिवन है उसके जो पार्टनर्स होते हैं दे आर ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। गिवन बैलेंस शीट रिटायरमेंट में ए बी सी है, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन है तो उसमें ए बी है, वो क्या है ओल्ड पार्टनर्स है। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट के जो पार्टनर्स होते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब जो आप नई बैलेंस शीट बनाते हो उसके जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे एडमिशन है ए बी पार्टनर्स थे, सी एडमिट हुआ, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में तो आप ए बी सी लोगे ना, तो दे आर द न्यू पार्टनर्स, ठीक है। और अगर ये रिटायरमेंट है तो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, बी रिटायर कर गया तो ए बी सी गिवन बैलेंस शीट के पार्टनर्स थे, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स। एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब ए और सी रहेंगे, तो दे आर द न्यू पार्टनर्स। बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना, रिवाइज बैलेंस की शीट के पार्टनर्स आर न्यू पार्टनर्स। कोई दिक्कत इसमें? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सिमिलर रहेगा,
नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses. कुछ भी अलग नहीं है, सेम एज एडमिशन, एग्जैक्टली सेम है. इफ यू नो दिस थ्योरी कि गिवन बैलेंस शीट के पार्टनर्स आर द ओल्ड पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट के पार्टनर्स आर द न्यू पार्टनर्स. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब चाहे रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या रिवैल्यूएशन का सेम ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद एक पार्ट अपने को समझना है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ सेटलमेंट. मोड ऑफ सेटलमेंट. तो देखो, मोड ऑफ सेटलमेंट मतलब क्या होता है. ऑब्वियस सा बात है, द पार्टनर इज द रिटायरिंग पार्टनर. अब रिटायर कर गया तो क्या करेंगे, तो उसका हिस्सा जो है, पूरा जो भी हिस्सा मतलब कैपिटल का पार्ट, रिजर्व्स का पार्ट, और भी जो पार्ट है गुडविल का हिस्सा, सब तो उसको देना होगा. हमने इकट्ठा किया एक जगह, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते गए. अब एट लास्ट उसका जो अमाउंट ड्यू हो रहा है वो फर्म में तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बंदा तो रिटायर कर जा रहा है. फर्म में रख सकते हैं लेकिन कैपिटल के नाम से नहीं रख सकते हैं. हम बोलेंगे भाई अभी नहीं पे करेंगे, आपको 2 महीने बाद, 2 साल बाद पे करेंगे. कीप इट एज अ लोन इन द फर्म. आप कैपिटल तो बोल नहीं सकते हो क्योंकि वो बंदा रिटायर कर गया. या फिर आप अभी पे करके सेटल कर दो. कुछ भी एक कर सकते हो, इधर पे इट इमीडिएटली और ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. ठीक है, चलो लिख लो. मोड ऑफ सेटलमेंट, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट all adjustments balance in retiring partners capital account represents amount payable to him. तब करने के बाद जो अमाउंट बचेगा रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो उसको पे करना है. और उसको पे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर कैश में पे कर दो, पे इट इमीडिएटली, पे इट इमीडिएटली. तो पे इट इमीडिएटली के लिए अपने क्या करेंगे, दिविशा बता क्या करना चाहिए. इमीडिएटली पे कर दे रहे हैं हमने. कुशल क्या करें, इमीडिएटली पे कर रहे हैं. एंट्री बताओ ना, ये थ्योरी थोड़ी पूछ रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. एक बात बताओ, तुम लोगों को क्लास में हम बहुत बार ये भी बोला हुआ है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो. चलो मेरे को जर्नल एंट्री नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़े नहीं. कैश या बैंक अगर पैसा किसी से लोगे तो ही कैश बैंक डेबिट होगा. रट तो सकते हो इतना सा चीज. और किसी को पैसा दोगे तो कुछ भी कर लो, कैश और बैंक क्रेडिट ही होगा. ठीक है, यहां तुम रिसीव कर रहे हो ना पैसा, तो फिर क्या एंट्री होगा. ठीक से बोलो, फिर से बोलो. अरे अभी सुजल बोल देगा कैश, कैश भी बोलो साथ में. कैश एट बैंक नहीं लिखते हैं, सिर्फ बैंक लिखते हैं. यहां पे एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट. अगर इमीडिएटली पे ऑफ करेंगे तो, एंड प्लीज ये सब गलती मत करो. अब तुम लोग नियर टू एग्जाम जा रहे हो, तब पेमेंट करेंगे तो भी पैसा लेंगे, ये तो लॉजिक नहीं निकलता है ना. ये सब गलती ब्लंडर्स है, ये सब गलती भी नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन, अमाउंट पेएबल टू हिम के बाद अगर हम बोलते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू लोन, तो अगर लोन में अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो इन सच अ केस विश्वकांत व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री.
वेरी गुड। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इसको क्या किया जाएगा, इसको आप अगर चाहो तो चाहो क्या बैलेंस शीट तो बनाएंगे, इसको बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखा देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन को। अगर लोन में ट्रांसफर करते हो तो इट माइट बी पॉसिबल इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ जाए। 1 लाख रुपया का लोन आया, हम 70,000 रुपया पे कर दिए, 30,000 रुपया लोन में ट्रांसफर कर दिए, पॉसिबल है, कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, ये चीज हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा होमवर्क थ्योरेटिकल तुम लोगों के लिए, जिसका काम लगता है रिटायरमेंट में एंड डेथ में ड्यूरिंग सेटलमेंट, ठीक है, तो वो तुम लोग पढ़ के रखना और नेक्स्ट क्लास हम जिससे पूछे वो बता देना। और ये थ्योरी में पूछता है, सीबीएसई में खासकर पूछता है। ये तुम लोगों को थ्योरेटिकली मेरे को नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। अगर कहीं बुक्स में नहीं मिले ना, तुम लोग खोजो बुक्स में, सर हमको तो नहीं मिल रहा है, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। गूगल बाबा तो एनी टाइम अवेलेबल है और वो आंसर भी सही देता है, ठीक है ना, कर लेगा ना दिविशा। एलेक्सा से भी पूछ सकता है, एलेक्सा व्हाट इज सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप, बता देगी। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग स्पेसिफिकली सम्स में आ रहे हैं। देखो इसमें सीबीएसई आईएससी का सम्स दिया हुआ है सबका। सीबीएसई का आईएससी का तो मोस्टली सारा ही दे दिया है, फ्रॉम ईयर 2001 से लेके जितना आया हुआ रिटायरमेंट। सीबीएसई का हम सेलेक्टेड दिया है, सेलेक्टेड इसलिए क्योंकि वो आईएससी वाले में कवर्ड हो जा रहा था, तो इसलिए वो उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं दिया है। और कुछ कुछ सम रिपीटेशन टाइप था, सेम टाइप ऑफ सम था, खाली वैल्यूज फिगर वैल्यू डिफर कर रहा था, तो उसको भी नहीं दिया है मैं। चलो अब अपने आ जाओ इसमें, ईयर 2019 सबसे लास्ट सम, सीबीएसई 2019, इस सम को हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, हम एक ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले जो अकाउंट बनाया गया है उनका बैलेंस दिखा देंगे। अकाउंट मेरे पास है 1,20,000, 1,90,000 का कैपिटल बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 1,90,000 बैलेंस दिखा दिए। अब इसके बाद और किसका बैलेंस है, बैंक अकाउंट वैसे स्पेसिफिकली डिमांड नहीं किया है, तो आप लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। वैसे हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस दिया हुआ है बैंक का मेरे पास 31,000 का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, और कोई बैलेंसेस नहीं है जिसको दिखाना है। अब हम लोग आ जाएंगे सम्स में। सबसे पहले चेक करेंगे क्या गुडविल अपीयर कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो तुरंत राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या गुडविल अपीयर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लीव इट। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, छोड़ देना। लेकिन एक रिजर्व दिखाई दे रहा है, दैट इज अ कंटिंजेंसीज रिजर्व। हम बोला था ना एनी काइंड ऑफ रिजर्व, वैसे कंटिंजेंसीज रिजर्व इज द डिफरेंट नेम, सेपरेट नेम फॉर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ही दूसरा नाम है। तो एनी काइंड ऑफ रिजर्व और फंड एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये भी कंटिंजेंसी रिजर्व भी तो जनरल रिजर्व है, पार्ट तो पार्टनर्स में। तो कुछ बोला है क्या, नहीं नहीं रिजर्व को बैलेंस शीट में रखना है, ऐसा नहीं बोला है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्री हो जाएगी कंटिंजेंसीज रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। लेकिन ए बी सी का प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट द प्रॉपर रेशियो। तुम निकाल सकते हो उसका 1/2, 1/3, 1/6 निकालोगे सेम अमाउंट आएगा, 3:2:1 राइट ना। यस यही है, 3:2:1। ये लोग बोल रहे हैं, देखो बताओ, इन लोग कंफर्म करे कि राइट है कि रॉन्ग है। यस डाका जल्दी से बताओ, हाँ मतलब राइट है। 3:2:1। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ऐसे तुम चाहे तो जो 30,000 है ना उसका हाफ निकालो, 1/3 निकालो, 1/6 निकालो, सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने क्या करेंगे, बांट दे रहे हैं कंटिंजेंसीज रिजर्व को, कंटिंजेंसीज रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल।
और ऑलवेज एंट्री बोलते हुए सॉल्व किया करो, बिकॉज ना जर्नल एंट्रीज पूछेगा तो तुम इजीली कर पाओगे। कुछ बच्चे होते हैं उसको एंट्रीज नहीं आती है, बस ये पता है कंटिजेंसीज रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही जाएगा, तो उससे जब जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सब मत करना, एंट्रीज हमेशा हम बुलवा बुलवा के ही करता है, हम एंट्री बोल के पोस्टिंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो कितना कितना है, थोड़ा धीरे बोलेगा तो तेरे बाजू वाले को भी नहीं सुनाई देगा। 15,000 दिक्कत। नेक्स्ट, इसके बाद बैलेंस शीट से और कुछ नहीं करना है, अब एडिशनल इन्फो को यूज करना है। द एडिशनल इन्फो आर प्लांट एंड मशीनरी को 5% से डेप्रिशिएट कर दो, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 है, उसको ये लोग बोल रहे हैं 5% मतलब 6,000 कम कर दो, मतलब ये लोग बोल रहे हैं 1,14,000 बना दो। तो पहले 6,000 रिवैल्यूएशन से कम भी तो करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी ₹6,000। और तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से रिड्यूस किया गया है, मतलब रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, प्लांट एंड मशीनरी दिखा दो 1,14,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट बोल रहा है कि एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹4,000। इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए गौरव? कुशल? एंट्री बताओ ना क्या होगा। हम उसको बेच रहे हैं और उसको घर में भी लेके आए, बेच दिए हम उसको, तो वापस बुक्स में कैसे लाएंगे? वह सोल्ड फॉर ₹4,000। चलो विश्वकांत थोड़ा सा प्रकाश डालेगा इसमें। रिवैल्यूएशन टू ओल्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर बुक्स में था जो तुम उसको आउट करोगे, अभी क्लास में निर्मल तो है नहीं, और हम बोलेगा निर्मल क्लास से आउट हो, कैसे पॉसिबल है? अगर हम बोलेगा कि निर्मल क्लास से बाहर जाओ, तुम बोलेगा सर निर्मल तो है ही नहीं, तो वैसे ही तो तुम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को बोल रहा है बाहर निकलो, तुम एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर, मतलब क्या हुआ, तुम तो कंप्यूटर को बाहर निकाल रहे हो, कंप्यूटर बुक्स में ही नहीं तो बाहर कैसे निकालोगे? बट पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर नहीं कर सकते हो, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है, आप उसको बेच रहे हो तो पूरा प्रॉफिट है, और पूरा प्रॉफिट है तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग रिवैल्यूएशन, एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। पूरा बुक्स में राइट ऑफ किया हुआ है, 0 हो चुका है, कंप्लीट पॉज इज योर प्रॉफिट, कंप्लीट प्रॉफिट है ये अमाउंट जो मिला तुमको, पैसा तो आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब रिप्लेस बाय रिवैल्यूएशन, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 4,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 4,000, बैंक अकाउंट में भी दिखा दे रहे हैं टू रिवैल्यूएशन 4,000। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इसको एक बार तुम लोग मेरे को एक्सप्लेन करना। बैड डेट अमाउंटेड टू ₹3,000 विल बी रिटन ऑफ, पीबीडीडी की बाद में बात करेंगे, पहले बैड डेट जो राइट ऑफ हो रहा है उसकी बात करनी है, इसको हमें समझा रहा है एंट्री हो रही है पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज तुम्हारे पास पहले से प्रोविजन है, तो तुम जो डेटस को कम कर रहे हो 3,000 से, वो पहले प्रोविजन से कम करोगे, एक्स्ट्रा चाहिए तो रिवैल्यूएशन की हेल्प लेंगे 1,000 रुपया। तो यहाँ पे देखो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट को समझना, पीबीडीडी बुक से गायब हो गया ना, पीबीडीडी का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट हुआ, बुक से गायब। अब रिवैल्यूएशन में तो दिखाना पड़ेगा हमें, तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे दिविशा? यस, तो रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू डेटर्स 1,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स 1,000। आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एक पार्ट और, डेटर्स क्रेडिट कितने से हो रहा है, मतलब डेटर्स 3,000 से कम हो रहा है,
है ना। तो इसका मतलब डेटस मेरा 3,000 से कम होके कितना बन जाएगा, 60,000 बन जाएगा डेटस मेरा, राइट। डेटा 60,000 बन गया, इस इफेक्ट से डेटा 60,000 बन गया, राइट। लेकिन अब डेटस को दिखा भी देते हैं ना बैलेंस शीट में, डेटस बैलेंस शीट में हम दिखा दे रहे हैं 60,000, लेकिन रुक जाना, इसको आउटर कॉलम में मत डालना, क्योंकि 5% का प्रोविजन बनाने भी बोला है। 5% का जो प्रोविजन बनाने बोला है, 60,000 के ऊपर 5% बनेगा तो कितने अमाउंट का हो जाएगा, 3,000 का, जो आप नया बना रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे आप एक तो लेस करोगे पीबीडीडी 3,000, तो डेटस अपीयर करेगा 57,000, और ये यहां लेस करने के लिए तुमको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंड वो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी। और जहां भी नहीं समझ में आए पूछते रहना। डन हो गया यहां तक। नेक्स्ट वन इज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,80,000। ए को उसका हिस्सा दे दो, ठीक है, दे देते हैं। तो 1,80,000 का गुडविल है, लेकिन ये फर्म का गुडविल है। मेरे को चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। हु इज रिटायरिंग वन, ए, मतलब हाफ, 90,000 उसको देना है। न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो निकालो, मतलब निकालना पड़ेगा, तो जल्दी से गेनिंग रेशियो निकालो, 8:7। अदर्स भी प्लीज कैलकुलेट कर लो, सभी को ही पता चल चुका है कि 8:7 इज द गेनिंग रेशियो, राइट। तो अब क्या करना है, 8:7 गेनिंग रेशियो है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुडविल को। एंट्री क्या कर रहे हो उसके लिए, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, एंड द अमाउंट जो है 90,000 ए को देना है, और बी और सी उसको किस रेशियो में बियर करने वाले हैं, 8:7। अमाउंट बताओ कितना कितना होगा, 48,000 एंड 42,000। इसको अकॉर्डिंगली अकाउंट में पोस्ट करो। बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, 48,000, 32,000 बाई बीस कैपिटल बाई सीज कैपिटल। अमाउंट ए को देना है 48,000 एंड 32,000, 42। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखो, बोल रहा है गुडविल एडजस्टमेंट भी कर दिए हैं, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, जिसमें बोल रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 90,000, जिसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने हैं, और जो भी डिफरेंस आए वो कैश में लाना है या कैश में पे करना है। मतलब डेफिसिट होगा तो पैसा कैश में ले आना, सरप्लस होगा तो पैसा कैश में ले जाना। और रिमेंबर, कैश इंक्लूड्स, अगर तुम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है तो कैश इंक्लूड्स टू थिंग्स। क्या क्या इंक्लूडेड होता है कैश में, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो ये मत बोलना सर कैश लिखा है मतलब कैश ही लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, ठीक है सुजल पांडे। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद न्यू पीएसआर दिया हुआ था, बस यही है। तो रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ किया जा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, तो क्या करे, लोन में ट्रांसफर करो, अनलेस स्टेटेड रिटायरिंग पार्टनर्स के अमाउंट को लोन में ट्रांसफर किया जाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स मतलब ए के अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करने के पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो बांट दो। तो रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, टोटल लॉस जितने का है बांट दो उनमें, क्या जो टोटल है, और तीनों में बांटेंगे तो इसको बांट दो पार्टनर्स में टू रिवैल्यूएशन, 3,000, 2,000, 1,000। आफ्टर डूइंग ऑल दीज, ए के अकाउंट में जो भी पार्ट बच रहा कुछ नहीं कर सकते हैं, लोन में ट्रांसफर करना होगा, कर दो। तो लोन में ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे, टू एज लोन, और एज लोन लिखते ही उस अकाउंट को, उस अमाउंट को जो भी ए के अकाउंट में आ रहा है, दो कितना है, 2,22,000, 2,22,000 चेक कर लो। एंड इसको सिंस ये लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में दिखा देते हैं,
लाइबिलिटी में दिखा दो, एज लोन, $2,22,000। चलो इसके बाद और क्या करना है देखो, अब और एडजस्टमेंट ये था कि सर कैपिटल जो है, मेरे को पता है बी और सी की कैपिटल कितनी है, तो बी और सी की कैपिटल कितनी है, मेरे को 90,000 पता है ना, तो 90,000 किस रेशियो में होना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। तो 90,000 को 3:2 में बांट के दिखा दो, बताओ कितना कितना है? 54,000 एंड 36,000। एंड ये करने के बाद ऑब्वियस सा बात है, ये बैलेंस थोड़ी निकाले हैं, ये तो बैलेंस अपने कैलकुलेट करके डाल दिए है ना, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंस आएगा अकाउंट में, और सम बोल दिया वो जो भी डिफरेंस आए वो तुम क्या करना, कैश में एडजस्ट कर देना। तो बैलेंस शीट चेक कर लेना, बैलेंस शीट में क्या है, बैंक है कि कैश है, एंड अकॉर्डिंगली मूव करना। बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक से ही लेना। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कहाँ शॉर्टफॉल आ रहा है, पी के कैपिटल अकाउंट में तो मेरे को दिख रहा है डेबिट साइड में शॉर्टफॉल आ रहा है, मतलब वो विड्रॉ कर रहा है, और सी के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड में शॉर्टफॉल आ रहा है। कितना विड्रॉ कर रहे हैं ये, 6,000, और ये 16,000। तो 6,000 16,000 विड्रॉ हुआ, दैट शुड बी पोस्टेड टू बैंक अकाउंट बाय एस कैपिटल, नहीं बाय बीस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल 16,000। और तो क्या है, ये कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कैपिटल बी एंड सी 54,000 एंड 36,000, टोटल 90,000। बैंक बैलेंस अगर हम कैलकुलेट करें, 13,000 का बैंक बैलेंस है। अब जितना बैलेंसेस लेना था अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ले लिया, अब जो बच रहा है लास्ट बैलेंस शीट देखो, और उसमें कोई भी ऐसे आइटम्स है जो अनटच्ड है, कॉपी पेस्ट कर दो, तो देखो कौन कौन से आइटम अनटच्ड है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से अगर मैं देखूं तो क्रेडिटर्स अनटच्ड है, क्रेडिटर्स अनटच्ड है, क्रेडिटर्स, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड अनटच्ड है, उसके अलावा एसेट साइड में क्या क्या अनटच्ड है, बिल्स रिसीवेबल और लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 2,92,000 एंड बिल्स रिसीवेबल कितना था, 54,000। देखो ऐसा अगर आप करते हो तो बैलेंस शीट मैच कर रही होगी, 5,30,000 से बैलेंस शीट मैच कर रही है। हो गया, ओके देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सम फॉर्मेट सबका ड्राफ्टेड है, मैंने बैलेंस भी दिखा दिया है, कैपिटल बैलेंस 1,40,000, 80,000 और 50,000 है, बैंक बैलेंस 68,000 है। अब सबसे पहला काम आफ्टर शोइंग द बैलेंसेस, हम लोग ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल है क्या। यस, गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट एट ₹40,000 एंड दैट इज नॉट परचेज्ड गुडविल, तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे 5:3:2 में। इसके लिए हम जर्नल एंट्री जो पास करेंगे, उस अगर हम लोग को अमाउंट बताया है तो एंट्री भी बताएगा। $20,000, गुड, ऐसे तुम अच्छे से करेगा तो अच्छा लगेगा।
चलो नेक्स्ट, तुमको वेरी गुड भी सुनने मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के बारे में देखते हैं। बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले नीचे इंफॉर्मेशन जरूर रीड कर लेना। कई बार बोलता है दैट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, बोला है तो लॉस भी है, देखो पड़ा हुआ है लॉस अपना, है ना। तो दिविजा एक बात बताइए, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है ना, तो कुछ और नाम से जाना जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है, एसेट साइड में मतलब लॉस है, एसेट साइड में अपीयर कर रहा है, दैट इज एन एक्यूमुलेटेड लॉस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। हाँ, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, इसको भी राइट ऑफ करो। तो इसको भी राइट ऑफ करेंगे तो सेम एंट्री पास करेंगे। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट। एन अमाउंट होगा 10,000, 6,000, 4,000। और ऑलवेज प्लीज आई विल एडवाइस एंट्री सोचते हुए ही पोस्टिंग करना, उससे क्या होगा, तुमको ऑलवेज एंट्री समझ में आती रहेगी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, बोल रहा है, बोल क्या रहा है, पहले देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में भी तो एक रिजर्व पड़ा हुआ है, प्रोविडेंट फंड, उसको भी बांट देते हैं, लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तो बांट सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। फर्स्ट चेक करो क्या इसे बांटे कि कुछ एडजस्टमेंट करें। देखो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 80,000 है, इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपया करना है, मतलब 50,000 रुपया कम करना है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अमाउंट कितना है, 20,000। डेफिसिट है, 50,000 कम करना है, 20,000 ही है, तो रिवैल्यूएशन से लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन से यूज करेंगे ना, तो अपने यहां पे एंट्री पास क्या कर रहे हैं, एक बार हम दिखा दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है 50,000। अब 50,000 रिड्यूस करने के लिए आईएफएफ में सिर्फ 20,000 ही पड़ा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन से लोन ले लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000, यही होगा ना। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बुक से गायब हो गया, और उसके साथ साथ क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो 80,000 से कितना बन गया, 30,000 बन गया। मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 30,000 दिखा देना, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखा देना। तो चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। यहां तक कर लिया ना सबने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 30,000, एंड बैलेंस शीट में जाएंगे और इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। $30,000, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तो अब एडजस्टमेंट्स देखना है। एडजस्टमेंट्स क्या बोल रहा है, बोल रहा है फर्म की गुडविल वैल्यूड एट ₹1,02,000, इसे एडजस्ट करना है। तो ठीक है, फर्म की गुडविल 1,02,000 है, तो जो बंदा रिटायर कर रहा है बी, बी की शेयर ऑफ गुडविल क्या है, 30,600 ना, इंटू बी मतलब 3/10, 30,600। ये 30,600 हम क्या करेंगे, बी को देंगे, और लेंगे किससे, ए और सी से, अगर वो लोग गेनिंग पार्टनर है तो यहाँ पे कोई न्यू पीएसआर तो दिया नहीं है, दैट मीन्स वही लोग गेनिंग पार्टनर्स है, और उनका रेशियो गेनिंग का कितना हो जाएगा, 5:2, क्योंकि बी रिटायर किया है तो ए और सी के बीच का रेशियो लेंगे, दैट इज 5:2, ठीक है ना दिविशा। चलो नेक्स्ट, तो 5:2 में इसे बांट देते हैं। एंट्री शुड बी एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। तो एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। तो 30,600 को 5:2 में बांटो, 2, 1,
857 8742 कैसे होगा? ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो 1 रुपया का तुम गड़बड़ कर देगा। और अगर ये बिलियंस या मिलियंस में फिगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 बिलियन मतलब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। ओके अब इसके बाद आ जाओ, बाई एस कैपिटल बाई सीज कैपिटल। $8753। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, देयर वॉज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। इन्वेस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। देयर वॉज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹12,000। तो इसका ट्रीटमेंट राहुल क्या करें? वर्कमैन कंपेंसेशन का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं पहले, मतलब आपको जर्नल एंट्री बतानी पड़ती, बिकॉज हम तो अकाउंट सिखा रहे हैं ना, हम तो प्लस माइनस नहीं सिखा रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। यहां पे देखो वर्कमैन कंपेंसेशन 12,000 का क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं है पहले से। ऑब्वियस बात है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है, तो लाइबिलिटी कहां से क्रिएट करोगे? रिवैल्यूएशन से क्रिएट करोगे। इंटरेस्ट शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी। तो दिखा दो, रिवैल्यूएशन में भी दिखाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी ₹12,000 and immediately show it on the asset liability side of the balance sheet. Workman compensation liability. नेक्स्ट वन, इसके बाद पीबीडीडी को रिड्यूस करना है बाई ₹2,000। ऑलरेडी 6,000 रुपया है, 2,000 से कम करो बाई ₹2,000, मतलब 2,000 से ही कम करना है। आप एंट्री क्या करोगे? पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, मतलब बाई पीबीडीडी 2,000 रुपया। इसके बाद क्या करना है? तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, डेटस को अपडेट करो। डेटस दैट वाज 94,000, रिड्यूस कितना हो रहा है? पीबीडीडी 4,000। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज पीबीडीडी का ट्रीटमेंट हो गया। बोल रहा है बी को कैश पे कर दो 20,600 और बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दो, जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करेंगे। ए और सी के कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो, जो बैलेंस बचेगा कैश में ट्रांसफर करो। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है बाई पार्टनर्स कैपिटल, 40,000 का लॉस है। ए बी सी में बांट देते हैं 40,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20,000, 12,000 एंड 8,000। इसको ट्रांसफर कर 20, 12 एंड 8, लॉस है ना, टू रिवैल्यूएशन। अब एक काम और करो, बी को पे कर दो। कितना पे कर रहे हो? 20,600 पे कर देते हैं। रिवेल ये 20 कैपिटल, बी रिटायर किया है ना, 20 कैपिटल टू बैंक 20,600। और सिंस यहाँ पे एक फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ नहीं था जैसे पिछले सम में दिया हुआ था, तो हम 2 बार कैपिटल अकाउंट में बैलेंस नहीं करवाया था। यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस होगा, इसलिए 2 बार कैपिटल बैलेंस कर लेना। ठीक है, या नहीं करो तो वर्किंग्स में पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। $8,743। अब एक काम करो, ए बी सी का बैलेंस बताओ तो मेरे को।
इतना धीरे बोलेगा तो बाजू वाला भी नहीं सुनेगा। ये 68100 को तुम अभी लोन में डाल सकते हो, हम नहीं डाले, हम बाद में लोन में डाल दे रहे हैं। तुम पहले ही चाहो तो इसको लोन में डाल दो 68100 को 2 बीस लोन करके और बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में दिखा दो, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लेकिन एक अकाउंट को सेम डेट में 2 बार बैलेंस करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जब तुम लोग टोटल करते हो ना तो डबल अंडरलाइन मत करना, ठीक है। सेकंड लाइन डबल अंडरलाइन, सेकंड लाइन को अंडरलाइन करते हैं ना अकाउंट्स में एक बार, तो उसको डबल अंडरलाइन मत करना। यहां पे अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कर, किसका, सी का? सी का तो 6 8 नहीं आएगा, कैसे आएगा? क्या रहेगा? तुम लोग कैलकुलेशन प्लीज सही क्या करो, बोलो कितना है? और लास्ट वाला भी गलत है। अरे रिवैल्यूएशन लॉस है, ये रहा, डाल दिया, लॉस है तो ये नहीं डाला क्या? तुम लोग रिकॉर्डिंग्स में भी मेरे से गलती करवा देता, बोले कोई मतलब होता है? अच्छा सी का बैलेंस बताओ। ओके चलो, अब तो राइट है ना? अब इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। हम अभी थोड़ा देर पहले यही बात बोला था, लेकिन रिपीट करना चाहिए। हम बोला था तुम चाहे तो पहले ही लोन में डाल देना, ठीक हो, फिर आगे फॉरवर्ड ही मत करना। हम कर दे रहे हैं, तुम कर सकते हो। हम बोला तुम ऐसा कर सकता है, हमको ऐसे अच्छा लग रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। यस मनमानी पे आ गया, सही। अच्छा अब एक काम करो, बी का अमाउंट तो उसके लोन में डाल दो, 2 बीस लोन। अरे अकाउंट्स में ना थोड़ा बहुत मनमानी चलता है, अकाउंटिंग अजम्पशंस भी इसीलिए होता है, हम ये अज्यूम करेंगे कोई कुछ कर सकता है। यस, तो तुम इतना देर से क्यों शांत बैठा था? 10 रुपया। तो 2 बीस लोन 60,000 रुपया ट्रांसफर कर देंगे, इसको तुरंत बैलेंस शीट में दिखा देना, क्योंकि अभी पे नहीं कर रहे, बाद में पे करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, बैलेंस शीट तो अभी बन रहा है, तो 60,000 रुपया लोन में दिखा देना। 20 लोन 60,000। चलो लोन का पार्ट तो खत्म हुआ, लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी अब बात करते हैं कि हमें बोला है कैपिटल जो है उसको एडजस्ट करना है, बट कैपिटल कैसे एडजस्ट करें, उसके लिए क्या बोला है? बोल रहा है ए एंड सी कैपिटल वेयर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग बात करेंगे कि ए और सी की कैपिटल है कितनी, वर्किंग्स, कैपिटल एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी गिवन है 6814321। और ना तुम लोग खाली एक दो बच्चा कैलकुलेशंस मत किया करो, सभी को ही कैलकुलेट किया करो, उससे गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगा। 89,400, ये 89,400 इज द कैपिटल। अब ये कैपिटल ए और सी के बीच में होना चाहिए, किस रेशियो में होना चाहिए? 5:2। तो ए का हिस्सा जो होगा और सी का हिस्सा जो होगा, तुम लोग बताओ कितना है? 638572554, 63857, ठीक है ना दिविशा, एंड 25543, जिसको आप यहां पे बैलेंस में दिखाओगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 63857
एंड सी का कैपिटल इज 25543। ऐसा करने के बाद देखो कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब वो जो डिफरेंस आ रहा है उसका आप क्या करोगे, अगर एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, विड्रॉ कर लो, डेफिसिट है लेके आ जाओ। तो देखो सरप्लस है क्या, ए का तो सरप्लस है दिख रहा है, टू बैंक 4286। कॉपी मत करना, चेक करके कॉपी करना। एंड सी का भी 4286, वो लेकिन लेके आ रहा है बाय बैंक 4286। ओके ये पार्ट तो कंप्लीट। बैंक अकाउंट में पोस्ट करो टू सीज कैपिटल 4286 बाई एस कैपिटल 4286। बैलेंस तो वही रह गया 68,000। चलो बैलेंस शीट में अपडेट करते हैं सब। पे तो कर दिए थे, अरे एकदम दिखाए हैं, अच्छा बैंक में नहीं दिखाए क्या, ये बोलो। हाँ एकदम नहीं दिखाया, एकदम सही बोल रहे हैं। कितना बैलेंस बचा, 37400। अब बैलेंस शीट में जाओ अपडेट करो। कैपिटल ए एंड सी 47,400 है ना। 63857 ए का कैपिटल एंड सी का कैपिटल इज 21257। टोटल कैपिटल दिशा, टोटल कैपिटल व्हाट इज दिस, इतना देसी क्या कर, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, बोलो। 25543। कैलकुलेशन भी गलत है ये। ठीक है अब देखो सारा बैलेंसेस हम लोग दिखा चुके हैं। अब बैलेंसेस दिखाने के बाद नेक्स्ट हम लोगों का ट्रीटमेंट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग जो भी प्रीवियस बैलेंस शीट है उससे जो अनटच्ड आइटम है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। प्रीवियस बैलेंस शीट्स में मेरे पास क्रेडिटर्स है 34,000 का, तो क्रेडिटर्स दिखा दो 34,000। नेक्स्ट अनटच्ड आइटम इज प्रोविडेंट फंड 10,000। ठीक है देखते हैं एक बार गिवन बैलेंस शीट को, जो लोग कर चुका है बैलेंस शीट चेक करो, गिवन बैलेंस शीट प्रोविडेंट फंड 10,000। बस और कुछ तो है नहीं अनटच्ड में। फर्नीचर 38,000, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा एंड द बैंक बैलेंस इज दिस। 2014 सीबीएसई तुम्हारा होमवर्क है, आईएससी 2019 होमवर्क है, आईएससी 2019 एंड दिस वन आईएससी 2000 होमवर्क है।
3 होमवर्क है, ISC 2000, ISC 19 एंड CBSE 2014।